बाजपुर के जंगल में कालू कौवा रहता था। वो हमेशा से बहुत बेकार के काम करने में रुचि रखता था। ऐसे ही एक दिन वो अपने दोस्तों के साथ घूम रहा था। अरे भाई, छुट्टियाँ आ रही है, चलो कहीं घूमने चलते हैं। चलो हम मनाली चले। मनाली क्यों जाना है? कुछ बड़ा सोचो। हम लोग चांद पर चलते हैं, वहाँ घूमेंगे तो हमारी जंगल में नाम होगा। मनाली तो हर कोई जाता रहता है। नहीं भाई, मुझे तो मनाली ही जाना है। रॉकेट का पैसा कहाँ से लाएंगे? ये कहकर कालू के दोनों दोस्त उसकी हंसी उड़ाते हैं। अच्छा ठीक है, लेकिन मेरे स्कूटर में चलेंगे। ट्रिपल सवारी। अगले दिन कालू उनके सामने अपना स्कूटर लाता है। उसको देखकर वो लोग हैरान रह जाते हैं। कालू के स्कूटर में अगल बगल 2 और स्कूटर जुड़े रहते हैं। है ना कमाल का मेरा स्कूटर, चलो अब इसमें चलते हैं। अरे वाह कालू, तूने तो बहुत ही अच्छा आविष्कार किया है। हाँ, मुझे क्या उल्लू समझे थे। चलो अब मजे करेंगे मनाली में। इस तरह से तीनों दोस्त उस स्कूटर में निकल पड़ते हैं, लेकिन थोड़ी ही दूरी में उसका पेट्रोल खत्म हो जाता है। अरे ये क्या, 5 किलोमीटर में ही पेट्रोल खत्म हो गया? हाँ, 3 स्कूटर है ना, वजन कम करने के लिए मैंने एक ही पेट्रोल टैंक लगाया है, लेकिन 3 इंजन है तो पेट्रोल थोड़ा ज्यादा पीती है ये स्कूटर। हे भगवान, हर 5 किलोमीटर में इसका पेट्रोल खत्म हो जाएगा। हमें नहीं जाना मनाली, तू ही जा इस खटारा में। कालू के दोनों दोस्त वहाँ से भाग जाते हैं। अरे रुको रुको, स्कूटर को धक्का तो दे दो। कालू अपना स्कूटर धक्का देकर घर वापस लाता है और अपने पिता कड़क से कहता है, पापा, मेरे दिमाग की इस गांव में कोई कदर नहीं है। तू बहुत ही बेकार की चीज बनता जा रहा है बेटा, तू कहीं नौकरी कर। तू बहुत ही बेकार की चीज बनाता है जो मुसीबत ज्यादा करती है, समाधान नहीं। मतलब तू काम ज्यादा बिगाड़ता है। लोगों के काम आएगा तो लोग तुझे पसंद करेंगे। कालू सोच में पड़ जाता है कि वो लोगों की नजर में कैसे उठे। तभी वो एक डबल डेकर बस को देखता है। पूरी बस भरी हुई थी और फिर भी लोग उसमें चढ़ रहे थे। अब मैं ऐसी बस बनाऊंगा कि लोगों की तकलीफ हमेशा के लिए दूर हो जाएगी। इसके बाद कालू एक ट्रिपल डेकर बस बनाता है और बड़े शान से निकलता है, लेकिन उसकी बस इतनी ऊंची होती है कि वो फोन के केबल, टीवी केबल और बिजली के तारों को तोड़ते हुए निकलती है। पूरे गांव में बिजली चली जाती है, फोन्स बंद हो जाते हैं। देखिए पिताजी, मैंने क्या नायाब चीज बनाई है, ट्रिपल डेकर बस। ऐसी बस पूरी दुनिया में कहीं नहीं होगी और होनी भी नहीं चाहिए। अरे उल्लू कहीं का, तूने पूरे गांव की बिजली गोल कर दिया है, सारे तार तोड़ दिए। नालायक, अब तुझे सिर्फ पिटाई ही ठीक कर सकती है। ऐसा कहकर कड़क कालू की पिटाई कर देता है। इसके बाद से कालू अपनी उटपटांग हरकतों को बंद कर देता है। फिर कालू पूरे गांव के बिजली के तार को रिपेयर करता है। इस तरह से कालू धीरे धीरे सुधर जाता है और सही चीजें करने की आदत डाल लेता है। फिर कालू का सभी लोग मजाक उड़ाना बंद कर देते हैं। मम्मी पापा, हम कहीं जा रहे हैं क्या? मम्मी, हाँ बच्चों, तुम्हारी नानी का कॉल आया था। वो कह रही थी कि बच्चों की स्कूल की छुट्टी पड़ गई है तो उनके पास आ जाओ, इसलिए हम आज ही गांव के लिए निकल रहे हैं। सर्दियों का मौसम चल रहा था। पीहू हिरन और चुनू बालू की स्कूल की भी छुट्टियां पड़ गई थी। वो दोनों दिन भर खेलते ही रहते थे। उनके साथ उनकी सोसाइटी के बच्चे भी खेलते रहते थे। एक दिन जब वो बाहर से खेलकर घर में आए तो उन्होंने देखा कि उनके मम्मी पापा कपड़ों को बैग में पैक कर रहे हैं। तो इस पर दोनों को उत्सुकता हुई, इसलिए दोनों ने एक साथ पूछा, मम्मी पापा, हम कहीं जा रहे हैं क्या? मम्मी, हाँ बच्चों, तुम्हारी नानी का कॉल आया था। वो कह रही थी कि बच्चों की स्कूल की छुट्टी पड़ गई है तो उनके पास आ जाओ, इसलिए हम आज ही गाँव के लिए
निकल रहे हैं। ये सुनते ही दोनों खुशी से झूम उठे। ये हम नानी के पास जाएंगे, बहुत मजा आएगा। दोनों ने जल्दी जल्दी से अपना अपना बैग पैक किया और ट्रेन को पकड़कर नानी के गांव आ गए। वो जैसे ही नानी के घर पहुंचते हैं वैसे ही नानी बाहर निकल कर आती है और पीहू और चुन्नू को गले से लगा लेती है। अरे मेरे बच्चों, आ जाओ आ जाओ। अरे कितने बड़े हो गए हो तुम तो। आ जाओ, चलो अंदर चलो, तुम्हारे मौसा मौसी मामा मामी इंतजार कर रहे हैं। चलो चलो। वो जैसे ही घर के अंदर आते हैं वैसे ही पीहू और चुन्नू के मामा मामी और मौसा मौसी उनकी खातिरदारी में लग जाते हैं। अरे मेरे बच्चों, कैसे हो तुम? पिछली बार आए थे तो कितने छोटे थे, अब देखो कितने बड़े हो गए हो। देख पीहू, तेरी मौसी तेरे लिए क्या लाई है। ये तो मेरी फेवरेट चॉकलेट है। थैंक यू मौसी। पीहू और चुन्नू को भी बहुत अच्छा लग रहा था। उन्होंने सबको नमस्ते की। कुछ देर बाद वो अपने खेत पर पहुँचते हैं जहाँ गन्ने की फसल लगी हुई थी। मामा जी, मुझे गन्ना खाना है, एक गन्ना दो ना। अरे क्यों नहीं मेरी लाडो रानी, रुको मैं अभी तोड़ कर देता हूँ। मामा 2 गन्ने तोड़कर पीहू और चुन्नू को देते हैं। दोनों बड़े ही मजे से गन्ने का लुत्फ उठाते हैं। उसके बाद वो सरसों का खेत भी देखते हैं। मौसी जी, ये सरसों के फूल तो बहुत सुंदर है, मैं एक फोटो खिंचा लूं? क्यों नहीं, जरूर आओ, मैं तुम्हारी फोटो खींच देती हूँ। मौसी दोनों की फोटो खींचती है। तभी वो देखते हैं कि पास ही के खेत में कुछ गायें और भैंसें घास चर रही हैं। ये नजारा उन्हें और लुभाता है और वो आगे बढ़कर उन्हें चारा देते हैं। खेत को घूमने के बाद वो दोनों घर आ जाते हैं। रात भी हो जाती है, ठंड अब और बढ़ने लगती है। नाना जी, यहाँ पर बहुत ठंड है, मुंबई में तो इतनी ठंड नहीं पड़ती, कुछ करो ना। क्योंकि बच्चों, वहाँ पर खेत खलियान और पेड़ पौधे इतने नहीं हैं जितने यहाँ हैं, इसलिए यहाँ ठंड भी ज्यादा पड़ती है। पर तुम चिंता मत करो, मैं अभी आग जला देता हूँ। नाना जी लकड़ियों को इकट्ठा कर उन्हें जला देते हैं। तभी लाइट भी चली जाती है। अब लाइट भी चली गई नानी जी, पूरे घर में तो अंधेरा छा गया है, अब क्या करेंगे? मैं अभी लालटेन जला देती हूँ। नानी लालटेन जलाकर ले आती है। उसके बाद पीहू और चुन्नू का सोने का समय आ जाता है, पर वो अपने मम्मी पापा के पास ना सोकर नाना नानी के पास सोते हैं। नानी जी, कहानी सुनाओ ना, मुझे ना आपकी कहानी सुननी है। वो जो हम पिछली बार आए थे तब आपने एक कहानी सुनाई थी ना, वो मुझे बहुत अच्छी लगी थी। प्लीज वही वाली कहानी सुनाओ ना। कौन सी वाली बेटी, मुझे याद नहीं है, तुम बताओ तो मैं सुना दूं। वही नानी, वही वो कौवे वाली, वो प्यासे कौवे वाली जो आपने सुनाई थी। ओहो, वो वाली कहानी सुननी है तुम्हें? अजी तुम ही सुना दो ना इन्हें। अरे तुम ही सुना दो भाग्यवान। नानी कहानी सुनाना शुरू करती है। दोनों नाना नानी के बीच लेटे हुए थे और कहानी का लुत्फ उठा रहे थे। कहानी सुनते सुनते दोनों गहरी नींद में चले जाते हैं और सो जाते हैं। और पुलिस की बाइक को ही चुरा कर भाग जाता है। ये सब बबलू अपनी बर्तन बाइक से देख रहा था। फिर वो तुरंत ही कालू कौवे का अपनी बर्तन बाइक से पीछा करने लगता है और उसे जोर से एक लात लगाता है। कालू की बाइक डगमगा जाती है और कालू जोर से गिर जाता है। बिलासपुर में बबलू नाम का कबूतर रहता था। वो किसी भी चीज से कोई भी सामान बनाने की हुनर रखता था, जैसे प्लास्टिक की बोतल से नाव बनाना, कार्डबोर्ड से सजावटी सामान बनाना वगैरह। ये बात उसकी माँ पीलू को पसंद नहीं थी। बेटा बबलू, तू हमेशा कुछ ना कुछ करता ही रहता है, लेकिन काम की एक भी चीज नहीं करता। आखिर कब सुधरेगा तू? तेरी शादी भी तो करवानी है। माँ, मैं काम करके जितना पैसा कमाता हूँ उतने में घर का खर्चा तो चल जाता है ना। तुम मुझे ताना कब बंद करोगी? घर खर्च का जितना पैसा आता है उतना तो तू घर के सामान से फालतू की चीजें बनाने में लगा देता है। घर की पूरी बोतल्स, घर की अलमारी की लकड़ी सब बेकार गई। मैं इतनी मेहनत मजदूरी करके घर चला रही हूँ और एक तू है कि सारा सामान कबाड़ा कर देता है। माँ, मुझे कुछ दिन और दो, तुम जरूर एक दिन मुझ पे गर्व करोगी। भगवान करे वो दिन जल्दी आए, नहीं तो तू तो हमारा घोंसला ही बिकवा देगा। इस तरह से कुछ दिन और बीत जाते हैं।
एक बार बबलू के घर में बर्तन दिखाई नहीं दे रहे थे तो उसकी माँ उसे आवाज लगा के कहती है, बबलू, ओ बबलू, कहाँ है तू? हाँ माँ, क्यों आवाज दे रही हो? बताओ क्या काम है? बेटा, लगता है घर में चोरी हो गई है। एक भी बर्तन दिखाई नहीं दे रही है। चल हम पुलिस स्टेशन में कंप्लेंट करते हैं। नहीं माँ, बर्तन कहीं नहीं गए हैं। आओ अपने घोंसले के पीछे चलो, मैं तुम्हें दिखाता हूँ। फिर बबलू अपनी माँ को घोंसले के पीछे लेके जाता है और वहाँ बर्तनों से बनी एक मोटरसाइकिल दिखाता है और बबलू कहता है, माँ ये देखो, है ना कमाल की चीज? अरे नालायक, ये क्या कर दिया तूने? अब मैं घर का खाना किसमें बनाऊंगी? ये बर्तन की बाइक कौन चलाएगा? तू तो मुझे बर्बाद ही कर देगा। तभी वहाँ सुंदरी आती है। अरे पीलू, ये बबलू को क्यों मार रही हो? इसने ऐसी मोटरसाइकिल बनाई है कि सब इसे देखते ही रहेंगे। नहीं सुंदरी बहन, ये बबलू पता नहीं कब मुझे तंग करना बंद करेगा। जंगल में कालू कौवा मोटरसाइकिल बाइक्स चोरी करता था। घर से या बाजार से वो बाइक चुराने में कामयाब हो ही जाता था। पक्षी उसकी कंप्लेंट लेकर पुलिस बाज के पास पहुँचे। इंस्पेक्टर बाज जी, हमारी बाइक रोज चोरी हो रहे हैं, आप कुछ कीजिए ना। औजार तो मेरे 5 साल में बेटे की बाइक भी चुरा के ले गया। मैं तो लुट गया इंस्पेक्टर भाईजान। हाँ, लगता है ये काम कालू कौवे का है। एक बार हाथ लग जाए तो मैं उसे बड़ी जेल में डलवा दूंगा। लेकिन उसके लिए आपको कितना टाइम लगेगा इंस्पेक्टर साहब? इतने दिनों में तो वो सारे जंगल की बाइक्स चुरा लेगा और किसी के पास मोटरसाइकिल बाइक्स नहीं बचेंगे। हाँ, बंटी जी, कालू को जो कोई भी पकड़वाने में पुलिस की मदद करेगा, मैं उसे सरकार से 50,000 का इनाम दिलवाऊंगा। इस तरह से सभी वहाँ से चले जाते हैं। कालू ये सब दूर बैठकर सुन रहा था। ऐसा क्या, मुझ पर इनाम? अब मजा चखाऊंगा इन पुलिस वालों को। मैं इनकी ही बाइक चुरा के भाग जाऊंगा और इन्हें पता भी नहीं चलेगा। थोड़ी देर बाद ही पुलिस स्टेशन में कालू कौवा मच्छर मारने की दवाई से धुआं कर देता है और पुलिस की बाइक को ही चुरा कर भाग जाता है। पुलिस बाज का सर चकरा रहा था, वो कुछ नहीं कर पाया। ये सब बबलू अपनी बर्तन बाइक से देख रहा था। फिर वो तुरंत ही कालू कौवे का अपनी बर्तन बाइक से पीछा करने लगता है और जल्दी ही बबलू कालू की बाइक के पास पहुंच जाता है और उसे जोर से एक लात लगाता है। कालू की बाइक डगमगा जाती है और कालू जोर से गिर जाता है। बबलू अपनी बर्तन बाइक से कालू को पकड़ने में कामयाब होता है और फिर उसे पुलिस स्टेशन लेके आता है। अरे ये क्या, ये कौन सी नायाब बाइक है जिससे तूने मुझे पकड़ा है? ये मेरी स्पेशल बर्तन बाइक है। ऐसी बाइक तो मैंने पहले कभी नहीं देखा। और अब तुम ऐसी बाइक को क्या, कैसी भी बाइक को नहीं देख पाओगे, क्योंकि अब तुम जेल में पड़े रहोगे। फिर अगले दिन पूरे जंगल के सामने बबलू को पुलिस के द्वारा पूरे 50,000 का इनाम दिया जाता है। बबलू की माँ बहुत खुश होती है और कहती है, वाह बबलू, तूने तो मेरा नाम रोशन कर दिया बेटा। पूरे गांव में तेरी बर्तन बाइक अब फेमस हो गई है और तू भी। इस तरह से अब बबलू के अनोखे काम पूरे जंगल में प्रसिद्ध हो गए। उसके पास अब पैसे आने लगे और बबलू अपनी माँ पीलू के साथ हंसी खुशी रहने लगा। थोड़ी देर में निधि जन्मदिन का केक काटती है। सभी वह केक खाते हैं। चिंटू खरगोश भी वह केक खाता है। पार्टी खत्म होने के बाद निधि बंदरिया सभी को चॉकलेट देती है। निधि बंदरिया का जन्मदिन आने वाला है और निधि बंदरिया के पापा रॉकी भालू काम से आ गए हैं। निधि की माँ शारदा लोमड़ी रसोई में खाना बना रही है। आज निधि बहुत ज्यादा खुश है। उसकी खुशी का कोई ठिकाना नहीं है। बेटी निधि, कल तुम्हारा जन्मदिन है, तो बताओ बेटा तुम क्या खाना चाहती हो? तुम्हारे जन्मदिन पर मैं शारा तुम्हारा मनपसंद का खाना बनाना चाहती हूँ। मम्मी, आपका जो भी मन हो आप अपनी मर्जी से बना लो, मैं तो कुछ भी खा लूंगी। मम्मी,
मम्मी आपने मेरे जन्मदिन के लिए इतनी बड़ी पार्टी प्लान की, मेरे लिए यही काफी है। मम्मी बस आप मुझे आपसे कुछ नहीं चाहिए। देखा ना शारदा, हमारी बच्ची अब बड़ी हो गई है, हमारी कितनी फिक्र करती है। अच्छा निधि बेटा बताओ, तुम्हें अपने इस जन्मदिन पर क्या गिफ्ट चाहिए? हम तुम्हें वही ला कर देंगे। पापा मम्मी आप मुझे खुशी खुशी जो भी देंगे मुझे वो बहुत अच्छा लगेगा। आप मेरे गिफ्ट के लिए इतना परेशान मत होइए। मैं तो बस चाहती हूँ कि आप मेरे जन्मदिन पर आकर बहुत मस्ती करें। और हाँ पापा, मैं चाहती हूँ कि हमारे घर में जो मोना आंटी काम करती हैं, कल वह भी मेरे जन्मदिन पर शामिल हो और वह भी मेरे जन्मदिन पर बहुत मजे करे। ठीक है निधि, जैसा तुम चाहती हो वैसा ही होगा। मैं अभी तुम्हारी मम्मी से कहता हूँ, वह जाकर मोना से कल जन्मदिन के पार्टी में आने के लिए कह देगी। सुनो शारदा, तुम मोनी लोमड़ी से कह देना वह अपनी बेटी के साथ कल निधि की जन्मदिन पार्टी में आ जाए। ठीक है जी, मैं उसे कह दूंगी। मोना लोमड़ी के आते ही शारदा उसे जन्मदिन के लिए इनवाइट कर देती है। मोना लोमड़ी खुशी खुशी अपने घर जाकर अपने बेटे चिंटू खरगोश से कहती है, अरे चिंटू बेटा, कल निधि का जन्मदिन है और कल तुम्हें मेरे साथ जाना है। उन्होंने अपनी पार्टी में हमें बुलाया है। अगले दिन चिंटू निधि की पार्टी में जाता है। थोड़ी देर में निधि जन्मदिन का केक काटती है। सभी वह केक खाते हैं। चिंटू खरगोश भी वह केक खाता है। यह केक तो बहुत टेस्टी है, पूरा चॉकलेट से बना है। ऐसा केक तो मैंने पहले कभी नहीं खाया। पार्टी खत्म होने के बाद निधि बंदरिया सभी को चॉकलेट देती है। मेरा तो पेट केक से ही भर गया है, अब ये चॉकलेट मैं कल खाऊंगा, इसे यहीं रख देता हूँ। ऐसा कहकर वह उसे कहीं पर रख देता है। अगले दिन स्कूल से लौटकर उसे याद आता है कि वह चॉकलेट उसने अभी तक खाई नहीं, तो वह उसे उठाकर खाने लगता है। वह बहुत ज्यादा अच्छी लगती है। अरे वाह, ये चॉकलेट तो केक से भी ज्यादा अच्छी है। क्यों ना इसे मैं धीरे धीरे करके खाऊं। एक दिन में खा लूंगा तो कल नहीं खा पाऊंगा। हाँ, मैं आधी कल खाऊंगा और आधी उसके अगले दिन वह स्कूल से लौटते हुए देखता है कि एक आम के पेड़ पर बहुत सारे आम लगे हुए थे, तो वह भी मन ही मन सोचने लगता है, क्यों ना मैं भी इस आम की पेड़ की तरह अपनी एक चॉकलेट का पेड़ लगाऊं। मैं अभी बाकी बची हुई चॉकलेट अपने घर के आंगन में बो देता हूँ और उसे पानी दे दूंगा। कुछ ही दिन में पेड़ आ जाएगा और भी बहुत सारी चॉकलेट खाऊंगा और रोज खाऊंगा। वह तुरंत अपने घर जाता है और बची हुई चॉकलेट उठाकर जमीन में गड्ढा खोदकर उसे बो देता है और उस पर मिट्टी डालकर उस पर पानी भी डाल देता है और जोर जोर से हंसने लगता है। तभी वहाँ उसकी माँ मोना लोमड़ी आ जाती है और उससे कहती है, क्या हुआ चिंटू, तुम बहुत खुश लग रही हो, क्या बात है? हाँ मम्मी, मैंने ना यहाँ पर अपनी चॉकलेट डाली है। कुछ ही दिन में ना यहाँ एक बड़ा सा पेड़ उग जाएगा, फिर मैं रोज चॉकलेट खाऊंगा और मम्मी मैं तुमको भी चॉकलेट खिलाऊंगा। अरे मेरे मासूम से बच्चे, ऐसे चॉकलेट का पेड़ थोड़ी उगता है। तुमने लालच में आकर अपनी चॉकलेट भी खराब कर ली। चिंटू को अपनी गलती का एहसास होता है कि वह चॉकलेट के लालच में आकर गलती कर दिया है। कोंडागांव के जंगल में बबलू अपनी पत्नी पीलू के साथ रहता था। बबलू बहुत ही नेक दिल, ईमानदार था, लेकिन वो जो भी काम करता था लोग उसका फायदा उठाकर उसे नुकसान पहुंचाते थे। बबलू एक बार किराना दुकान खोला तो गांव के लोग उसे उधार में चीजें खरीद लेते हैं और फिर उसको कभी भी पैसा वापस नहीं करते हैं। इस वजह से उसे दुकान बंद करनी पड़ गई। फिर बबलू ट्रैवल का बिजनेस शुरू किया, लेकिन गाँव वाले उसे लिफ्ट मांगते थे और मुफ्त में ही जगह जगह ट्रैवल कर लेते थे। अपने सीधेपन के कारण वो किसी से पैसे भी नहीं मांगता था। लोग उसकी बस में बारात लेकर भी जाने लगे। इस तरह से उसका ट्रैवल का काम भी ठप पड़ गया। ऐसे ही एक दिन बबलू परेशान बैठा था। तब पीलू उसके पास आके बोली, क्या हुआ जी, आप इस तरह से परेशान क्यों हैं? तुम तो जानती ही हो पीलू, मैं जो भी काम शुरू करता हूँ उसमें मेरा आज तक नुकसान ही होता आया है। मुझे तो यही समझ में नहीं आता कि मेरा इतना नुकसान क्यों होता है। आपको इसलिए नुकसान होता है क्योंकि आप बहुत सीधे साधे हो। इन गांव वालों ने आपके भोलेपन का बहुत फायदा उठाया है। आप उधार में चीजें देते गए, कोई और दुकानदार ऐसा नहीं करता है। अगर ऐसा ही चलता रहा तो हमारे पास खाने के लिए भी पैसे नहीं बचेंगे। तुम सही कह रही हो पीलू, मैं अब एक आखिर बार एक काम शुरू करने की सोच रहा हूँ, नहीं तो शहर जाकर कोई नौकरी ढूंढ लूंगा। नहीं
जी, शहर नहीं जाएंगे, यही कुछ कर लेंगे। ठीक है, लेकिन एक आखिरी बार मैं कोशिश करता हूँ। कुछ दिनों बाद बबलू पीलू से कहता है, पीलू, मैं बाजार घूमकर देख रहा था कि कहाँ क्या मिलता है। मैंने पाया कि हमारे गांव में फलों की दुकान तो है ही नहीं। गांव वाले पड़ोस के गांव से फल खरीद कर लाते हैं, इसलिए मैं सोच रहा हूँ कि मैं फलों की एक दुकान लगा दूँ। ये तो सच में बहुत अच्छा आइडिया है, लेकिन इस बार आप किसी को उधार नहीं दोगे। नहीं, अब मैं अपनी आखिरी जमा पूंजी लगा रहा हूँ, इसको मैं बर्बाद होने नहीं दूंगा। फिर जल्द ही बबलू अपनी फलों की दुकान खोल लेता है, लेकिन बहुत से गांव वाले अभी भी उससे बिना पैसे दिए फल ले जाते थे। एक दिन पीलू भी उसकी दुकान में इसीलिए बैठ जाती है कि लोग बिना पैसे दिए फल ना ले जा पाए। एक दिन हरिया काका उनके यहाँ आता है। पीलू, तुम्हारी दुकान में ड्रैगन फ्रूट है क्या? हरिया काका, ये लीजिए ड्रैगन फ्रूट, ये बहुत ही स्वादिष्ट होता है, लेकिन महंगा है। स्वादिष्ट तो होता है, लेकिन फायदेमंद भी बहुत होता है। और रही बात कीमत की, तो सेहत से बढ़कर क्या कीमत है। अभी मौसम बदलने वाला है और ये इन्फेक्शन से बचाएगा। मुझे ये 5 किलो दे दो। हरिया के जाने के बाद सुनिए जी, हरिया काका क्या कह के गए हैं कि इन्फेक्शन होने का डर है मौसम बदलने से। हाँ, अगर ऐसा होगा तो ड्रैगन फ्रूट से लोगों को इन्फेक्शन होने से बचाया जा सकता है। इसका मतलब हम और ड्रैगन फ्रूट बेच सकेंगे। देखो, गांव वाले ऐसे ही इसे नहीं खरीदेंगे। हम क्यों ना फ्रूट सलाद बनाकर बेचे। कुछ ही दिनों में लोगों को इन्फेक्शन होना शुरू हो जाता है और हरिया काका सबको ड्रैगन फ्रूट खाने की सलाह देता है। इस तरह से बबलू और पीलू की दुकान में लोग इकट्ठा होने लगते हैं। सुनिए, मैं आप लोगों को अब से मुफ्त में या उधार में कुछ नहीं दूंगा। आपको अपनी सेहत का ख्याल रखना है तो पैसे देकर फ्रूट सलाद लो। बबलू की बात सुनकर लोग सोच में पड़ जाते हैं, लेकिन फिर इन्फेक्शन से बचने चिंकू खरगोश और पीहू हथनी दोनों भाई बहन हर वक्त फोन में ही लगे रहते थे। पूरा दिन बस मोबाइल में यूट्यूब पर वीडियो देखते रहते थे। एक दिन वह वीडियो देख रहे थे तो उन्हें एक नई गेम पबजी के बारे में पता चला। दोनों को उसका ट्रेलर बहुत अच्छा लगा तो पीहू हथनी ने कहा, चिंकू भैया देखो कितनी मस्त गेम है ना, चलो ना एक बार इसे डाउनलोड करके खेल के देखते हैं कि आखिर ये गेम कैसी है। देखने में तो बहुत अच्छी लग रही है, खेलने में कितनी अच्छी होगी ना। हाँ बहन, तुमने सही कहा। आजकल मैंने भी इसके बारे में बहुत सुना है। स्कूल में भी सब इसी गेम के बारे में बात करते रहते हैं। एक बार इसे खेल कर देख ही लेते हैं। और चिंकू खरगोश पबजी गेम को अपने फोन में डाउनलोड कर लेता है और उसे खेलने लगता है। दोनों भाई बहनों को वह गेम बहुत ही ज्यादा पसंद आती है और वह उस गेम में ही लगे रहते हैं। पीहू, यह तो सच में बहुत अच्छी गेम है। जैसे मैं गेम चाहता था ये तो बिल्कुल वैसी ही है। अब मैं इसे सीख जाऊंगा कि एक सोल्जर कैसे बन सकते हैं। बस फिर उस दिन से दोनों भाई बहन फोन उठाते और पूरा समय बस पबजी खेलते रहते। वह खाना पीना भी भूल चुके थे, पढ़ना लिखना भी भूल चुके थे। अब उन्हें अच्छा कुछ भी नहीं लग रहा था कि माँ मोना नीलगाय उनके पास आती है और उनसे कहती है, बच्चों तुम अभी तक तैयार नहीं हुए, चलो फोन नीचे रखो और तैयार हो जाओ। मम्मी, अभी हमने पहले ये गेम खेलना है। पहले मैं इन सभी को मार दूं, उसके बाद मैं तैयार हो जाऊंगा। तुम दोनों का ये क्या चल रहा है? पूरा समय फोन में ही लगे रहते हो, खाना पीना सब भूल चुके हो तुम दोनों। चलो फोन नीचे रखो और स्कूल जाओ। मोना नीलगाय फोन छीनकर नीचे रख देती है और दोनों को स्कूल भेज देती है। स्कूल से आने के बाद दोनों बिना कुछ खाए, यहाँ तक कि कपड़े भी ना बदले, फोन में लग जाते हैं और पबजी गेम खेलने लगते हैं। शाम को जब उनके पापा सोनू भालू घर आते हैं तो मोना नीलगाय सब उसे बता देती है, बच्चों इस गेम को छोड़ो और बाहर जाकर खेला करो। अगर तुम फोन गेम्स खेलोगे तो सोल्जर कैसे बनोगे? जी, इससे मैं सब कुछ सीख जाऊंगा। गेम खेलते हुए अपने पापा को जवाब देता है और थोड़ी देर बाद वह गेम जाता है, जिसके बाद वह चिल्लाने लगता है, ये विनर विनर चिकन डिनर, जय पबजी जय पबजी। अरे ये क्या बोल रहे हो चिंकू? पापा मैं गेम जीत गया हूँ ना, तो ऐसे ही सेलिब्रेट करते हैं इसे जीतने पर। सोनू भालू और मोना नीलगाय दोनों अपने बच्चों से बहुत परेशान हो गए थे। तभी अगले दिन सोनू भालू का छोटा भाई यश शेर घर पर आता है। वह एक आर्मी में सोल्जर है। वह अपने भाई को दुखी देखता है तो उससे कहता है, यश भाई क्या हुआ, आप उदास क्यों हो? अरे यश देखो ना, तुम्हारा भतीजा भतीजी पूरा दिन बस पबजी गेम खेलते रहते हैं। कहते हैं कि
कैसे वे सोल्जर बनेंगे। अब तुम ही उन्हें समझाओ कि ये गेम खेलकर कैसे कोई सोल्जर बन सकता है। इस गेम के चक्कर में तो वो समय से खाना भी नहीं खाते हैं। बच्चों, तुम्हें आर्मी में सोल्जर बनना है ना? हाँ चाचा, मैंने तो गन चलाना भी सीख लिया है, दिखाऊं आपको? बेटा, यह तो सिर्फ एक गेम है, इसमें तुम असली गन कैसे चला सकते हो इसकी तो तुम्हें ट्रेनिंग करनी पड़ेगी, और जिसके लिए तुम्हें पहले सोल्जर बनना पड़ेगा। और सोल्जर बनना कोई आसान बात नहीं है। तुम्हें पता है, मेरा दोस्त बहुत गेम खेलता था, उसे सोल्जर बनना था, मगर फोन गेम्स खेलने की वजह से वह बहुत मोटा हो गया, जिस वजह से वह सोल्जर कभी नहीं बन पाया। तो चाचा, आप कैसे बन गए सोल्जर? यश, क्योंकि बेटा मैं बाहर जाकर खेलता था, जिससे मैं फिट रहता था और एक सोल्जर बन पाया। और आज तुम ट्रेनिंग पर जाओगे तो वहाँ पर तुम्हें गन चलाना सिखाएंगे। गेम खेलने से तुम ये कभी नहीं सीख पाओगे। मैं समझ गया चाचा, अब से मैं ये गेम कभी नहीं खेलूंगा। फोन गेम सिर्फ कभी कभी अच्छे लगते हैं। अब से तो मैं बाहर जाकर ही खेला करूंगा और पढ़ाई भी करूंगा। और देखना, एक दिन आपके जैसा सोल्जर बनूंगा और देश की रक्षा करूंगा, देश का नाम रोशन करूंगा। दोनों बच्चे समझ जाते हैं और पबजी गेम खेलना बंद कर देते हैं और बाहर बच्चों के साथ खेलना शुरू करते हैं। बहुत समय पहले की बात है। एक स्कूल में मोंटी नाम का हाथी पढ़ता था। मोंटी के एनुअल एग्जाम आने वाले थे, पर इसके बावजूद वो नहीं पढ़ता था। एक दिन लंच के दौरान उसने देखा कि पीहू लोमड़ी अभी भी पढ़ रही है, तो वो उसके पास गया। पीहू, तुम अब भी पढ़ रही हो? चलो खाना खा लेते हैं, लंच हो गया है। थोड़ी देर और मोंटी, बस मेरा प्रोजेक्ट पूरा ही होने वाला है। और वैसे भी मैडम आज सबका प्रोजेक्ट चेक करेंगी ना? तुमने कर लिया तुम्हारा प्रोजेक्ट? नहीं, अभी नहीं किया। और वैसे भी अभी तो बहुत समय है, मैडम को तो 8वें पीरियड में आना है ना प्रोजेक्ट चेक करने, तब तक मैं कर लूंगा। मोंटी बहुत ही आलसी था, वो आज का काम कल पर ही थोप देता था। वहीं पीहू बहुत ही मेहनती और बुद्धिमान लड़की थी, वो हमेशा अपना काम समय पर पूरा कर लेती थी। रहने दे, मुझे तो लगता है आज तू इसी में लगी रहेगी, मुझे तो बहुत भूख लगी है। मैं तो चला लंच करने, तुझे जब करना हो तू कर लेना, और वैसे भी मुझे तो खेलना भी है। मोंटी, खाना खाकर तुम भी अपना काम जल्दी से कर लो, नहीं तो टीचर गुस्सा हो जाएंगी, हो सकता है तुम्हें मार भी पड़े। तुम अपना काम करो, मेरी चिंता मत करो, मैं अपना देख लूंगा। ऐसा कहकर मोंटी वहाँ से भाग जाता है। मोंटी और पीहू क्लासमेट होने के साथ साथ पड़ोसी भी थे, इसलिए मोंटी के मम्मी पापा अक्सर मोंटी को पीहू की तरह बनने को कहते थे। देखो मोंटी, पीहू घर का काम भी करती है और पढ़ाई भी बहुत अच्छे से करती है। उसके मम्मी पापा को कभी उसकी शिकायत नहीं सुननी पड़ती और वो हमेशा क्लास में फर्स्ट आती है। तुम्हें तो घर का कोई काम भी नहीं करना पड़ता, फिर भी तुम पढ़ाई नहीं करते। तुम्हारे टीचर हमेशा यही कंप्लेन करते हैं कि तुम कभी काम समय पर नहीं करते, होमवर्क करके नहीं लाते, प्रोजेक्ट टाइम पर जमा नहीं करते। पापा, मैं कल से सारा काम टाइम पे करूँगा, आप देख लेना। ये तो बहुत अच्छी बात है बेटा, समय की अहमियत को समझो, इसका सदुपयोग करो, क्योंकि ये एक बार चला गया तो वापस नहीं आने वाला। मोंटी ने ऐसा कह तो दिया, पर इसके बावजूद उसने इस बात पर कभी अमल नहीं किया। वो अभी वैसे का वैसा ही रहा। ऐसे ही समय पंख लगाकर उड़ गया और मार्च का महीना शुरू हो गया। उसके पेपर के अब बस 2 दिन बचे थे, पर उसको अभी भी कोई चिंता नहीं थी, वो अभी भी खेलता रहता था। अरे मोंटी, तुम खेल रहे हो? अरे परसों से पेपर हैं अपने, घर में जाकर कुछ पढ़ो। परसों से है ना, तो मैं कर लूंगा, अभी तो 2 दिन बाकी है ना। मोंटी ऐसा कहकर खेलने के लिए निकल गया, पर पीहू अपनी पढ़ाई करती रही। अगले दिन फिर मोंटी खेलने के लिए निकलने लगा। उसे देख फिर पीहू बोली, मोंटी, तुमने सब पढ़ लिया क्या जो तुम ऐसे घूमने जा रहे हो? नहीं, लेकिन आज रात को सब पढ़ लूंगा। मोंटी, तुम खेलने मत जाओ, देखो मौसम कितना खराब है, मुझे तो लगता है बारिश भी हो सकती है, और अगर ऐसा हुआ तो लाइट भी चली जाएगी, इसलिए अच्छा होगा कि तुम अभी ही पढ़ लो। तुम तो खामखा डर रही हो पीहू, ऐसा कुछ नहीं होगा, ये तो मौसम अभी साफ हो जाएगा, जरा से बादल हैं, अभी हवा चलेगी, सारा साफ हो जाएगा, और जरूरी नहीं कि हर बारिश होने से लाइट चली जाए। मोंटी ऐसा कहकर वहाँ से चला जाता है और अपने दोस्तों के साथ खेलने लगता है। शाम होते ही मौसम करवट बदल लेता है और झमाझम बारिश होने लगती है। मोंटी भागता हुआ अपने घर आता है तो देखता है कि घर में लाइट है ही नहीं। मम्मी, लाइट चली गई क्या? हाँ बेटे, तुझे तो मालूम है ना, बारिश होती ही बिजली चली जाती है। लेकिन मुझे तो पढ़ना था, कल मेरा पेपर है, अब मैं क्या करूँगा? तुम्हें पता था ना कि कल तुम्हारा पेपर है, तो खेलने की बजाय पढ़ने नहीं बैठ सकते थे तुम?
मैंने तुमसे कितनी बार कहा कि आज का काम कल पर मत डालो, पर तुमने मेरी एक नहीं सुनी। मुंटी अब दुखी हो जाता है। अगले दिन पेपर में वो कुछ भी नहीं लिख पाता क्योंकि उसे कुछ याद ही नहीं था। वहीं पीहू का पेपर बहुत अच्छा जाता है क्योंकि उसने अपना पाठ अच्छे से याद किया था। तो इसीलिए हम कहते हैं बच्चों, समय का सदुपयोग करो, जैसे पीहू ने किया, मोंटी की तरह नहीं। सुंदर जंगल में शेरा का बहुत आतंक था। सभी जानवर उसके गुस्से से बहुत डरते थे। उसी जंगल में एक समझदार खरगोश रिंकू रहता था। रिंकू हमेशा अपनी चालाकी से बड़े बड़े जानवरों से अपनी जान बचा लेता था, लेकिन वो हमेशा दूसरे छोटे जानवरों की मदद करता था। इस वजह से सभी जानवर उसको बहुत पसंद करते थे। एक दिन रिंकू जंगल में टहल रहा था, तभी उसे छोटू और उसकी पत्नी दिखाई दिए। छोटू भैया, छोटी भाभी, कहाँ घूम रहे हो? कुछ नहीं रिंकू, हम तो ताजी घास और फलों की तलाश में आए हैं। यहाँ की घास तो बहुत हरी भरी है। हम तो सोच रहे थे कि यहीं पास बस जाए। आप लोग क्या शेरा के बारे में नहीं सुने हो? ये उसी का इलाका है। अगर उसने आप दोनों को देख लिया तो आपकी खैर नहीं। शेरा तो बहुत ही क्रूर है। तभी वहाँ शेरा का दहाड़ने की आवाज आती है और सब डर जाते हैं। सुनिए जी, ये तो शेरा की दहाड़ है, अब क्या होगा? आप दोनों उस पेड़ के पीछे से भाग जाओ। और फिर दोनों पति पत्नी एक पेड़ के पीछे से भाग जाते हैं। रिंकू खरगोश, यहाँ पर 2 जानवर आए थे। मैं उनका शिकार करने आया हूँ। क्या तुमने उन्हें देखा है? जी शेरा जी, मैंने उन्हें उस रास्ते से जाते हुए देखा। रिंकू शेरा को दूसरी तरफ इशारा करके भेज देता है। छोटू और छोटी रिंकू के पास आते हैं। तुम्हारा शुक्रिया रिंकू भैया। अब आप दोनों यहाँ पर घास खाकर जल्दी से चले जाओ। इसके बाद दोनों पति पत्नी घास खाकर वहाँ से चले जाते हैं। दूसरे दिन वही दोनों उस घास के मैदान के पास एक तालाब में रिंकू को मिल जाते हैं। छोटू भैया, छोटी भाभी, आप दोनों के जाने के बाद शेरा फिर से आया था और मुझे धमका कर गया है कि अगर अगली बार उसको उसके शिकार का सही पता नहीं मिला तो वो मुझे ही खा जाएगा। आपने हमारी जान बचाने के लिए अपनी जान खतरे में डाली भैया, आपका बहुत धन्यवाद। दोनों पति पत्नी वहाँ से भाग जाते हैं। तो शेर वहाँ पे आकर कहता है, रिंकू, तू मुझे यहाँ और भी जानवरों की आवाजें आ रही थी। तू किससे बात कर रहा था? जरा बताना मुझे। मेरी धमकी याद है ना? अगर तू मुझे सच नहीं बताएगा तो आज तो मैं तुझे ही खा जाऊंगा। रिंकू बहुत डर जाता है। वो सोचने लगता है, शेरा बहुत ताकतवर है और इससे हर बार झूठ बोलने का एक ही मतलब है कि इसकी दावत बन जाना। अब मैं क्या करूं? मेरी भी जान खतरे में है। सच कहूंगा तो पति पत्नी मारे जाएंगे, झूठ बोला तो मैं मारा जाऊंगा। लेकिन आखिर हम सब कब तक इस शेरा से डर के रहेंगे? सोच क्या रहा है? जवाब दे। शेरा जी, मैं पानी से बात कर रहा था। आप भी बात करके देख लो। पानी से? पानी में क्या है? आप ही देख लो, उसमें शायद आपको शिकार करने के लिए कोई मिल जाए। शेरा पानी में झांक कर देखता है। मुझे तो कुछ नहीं दिख रहा है। रिंकू इशारों से छोटू और छोटी को बुलाता है। ध्यान से आगे जाकर देखो शेरा जी, आपका शिकार है वहाँ। शेरा जैसे ही थोड़ा और आगे बढ़ता है, तभी उसे पीछे से रिंकू और छोटू छोटी धक्का दे देते हैं और उसको तालाब में गिरा देते हैं। मुझे बचाओ, मुझे तैरना नहीं आता है, मुझे बचाओ। शेरा डर के कारण चिल्लाने लगता है। उसकी आवाज सुनकर बहुत से जानवर आते हैं। शेरा, तुम सबको डराते हो। अपनी ताकत का तुम्हें बहुत घमंड है। अगर तुम हम सबको तंग करना छोड़ोगे तभी तुम्हें बचाएंगे। इसको मत बचाओ रिंकू। नहीं छोटू भाई, पूरे जंगल के सामने ये मदद मांगकर साबित कर चुका है कि इसको भी डर लगता है। मैं वादा करता हूँ कि मैं तंग नहीं करूँगा। और फिर सबके सामने रिंकू रस्सी फेंककर शेरा को बचाता है। शेरा
शर्मिंदा हो जाता है और फिर वो कभी भी अपनी ताकत का गलत इस्तेमाल नहीं करता है और पूरे जंगल में अब रिंकू की सूझबूझ की तारीफ होने लगती है। इसी तरह से रिंकू इतनी मुश्किल में भी अपनी हिम्मत और होशियारी से मुसीबत खत्म करने में कामयाब होता है।